नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 और ये क्लास 11th है। नए सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है और चैप्टर का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? ये पूछने का ये मतलब है कि क्या संविधान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता या किसी भी चीज में बदलाव नहीं किया जा सकता? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बार बदला गया है। कि सोवियत संघ क्या है, रूस का एक ग्रुप था। तो 74 वर्ष के अंतराल में, अभी तक के 74 वर्ष में, उसमें 1918 में भी संविधान को ही बदला गया है, 1924 में भी संविधान को बदला गया है, 1936 में भी संविधान को बदला गया है, 1977 में भी संविधान को बदला गया है। अर्थात अभी तक वहां के संविधान को 4 बार अदला बदली किया जा चुका है। 1991 में वह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया था। सोवियत संघ में पहले कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो 1991 में जब यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया, तो सोवियत गणराज्य भी बिखर गया, मतलब टूट गया। सोवियत संघ जो था वो टूट गया। पहले सोवियत संघ के अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। सारे देश आपस में अलग अलग होके खुद एक नए देश के रूप में उजागर हुए। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों का नए सर से गठन किया गया, मतलब नए नए देशों का अलग अलग तरीकों से निर्माण किया गया और 1993 में एक नया संविधान वहां पे स्वीकार किया गया। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, बनाया जाना। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, बनाया गया था। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। यहाँ पे जब बात संविधान की हो रही है, तो हमने सोवियत संघ के संविधान के बारे में देखा है, जो 74 वर्षों के दौरान में 4 बार बदला गया है। क्योंकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार खत्म हुई, तो सारे देश उसके ग्रुप से अलग अलग हो गए। और भारत की अगर बात कर लें, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, मतलब स्वीकृत किया गया और ऑफिशियल रूप से 26 जनवरी 1950 औपचारिक रूप से इसे भारत में लागू भी कर दिया गया था। संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए? अगर संविधान में इतनी बार संशोधन किया गया है, तो आखिर कोई ना कोई तो रीजन होगा। संविधान कोई कागज का पन्ना तो है नहीं, कोई कागज का टुकड़ा तो है नहीं कि जब आए मन तब हम संशोधन कर दे। क्या रीजन था, क्या कारण था कि संविधान में इतने संशोधन किए गए हैं? संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था। देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बाद हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था। उस समय की परिस्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि आज से 100 वर्ष पहले जैसी परिस्थिति हमारे भारत में थी, वैसी परिस्थितियां आज भी है। आज तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। समय बदला है, परिस्थितियां बदली है, लोगों की भावनाएं और आकांक्षाएं बदली है। तो देखिए, हमारा जो संविधान का निर्माण, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। उस समय ये सही तरीके से काम कर रहा था हमारा संविधान। लेकिन जब स्थिति में बदलाव आया, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, लोग पेट हुए, टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर आया, तो ये सारी चीजें बहुत बदल गई। तो संविधान को सजीव यंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी संशोधन हुए हैं, ताकि वो सही तरीके से एट ए टाइम, प्रेजेंट ऑफ टाइम में वो सही तरीके से जनता के लिए काम कर सके, इसलिए इसमें संशोधन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जब संविधान बना, तो संविधान बनने के समय में जो कानून बना था, वो कानून में, अब मान लीजिए कि जानवरों के लिए कोई कानून नहीं था। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें एक, मान लो मैं कुत्ता को ले लेता हूँ, लेकिन आज कुत्ते के लिए कानून है। तो ये सारी चीजें बदला है। इसने लगभग, मतलब 100 से अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय समय अनुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। लगभग अभी तक 110 बार, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि 110 से 115 बार अभी तक संविधान संशोधन हो चुका है, ताकि हमारी भारत सरकार लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान
सब कुछ बैलेंस होके चलता रहे। बात कर लेते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। किन प्रक्रियाओं के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, यदि किसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करना है, संविधान के अंदर कानून, अनुच्छेद, नियमावली में अगर आप फेर बदल करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो संसद में सामान्यतः बहुमत के आधार पर संशोधन किया जाता है। इसे एक पहले पॉइंट को समझ लीजिए, और ये पॉइंट वीवीआई रहेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि आप संविधान को संशोधन करना चाहते हैं, कुछ पॉइंटों को जोड़ना या कुछ पॉइंटों को हटाना चाहते हैं, कुछ को एडिट करना चाहते हैं, मतलब उसी में फेरबदल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो सांसद लोग होते हैं उनका बहुमत होना चाहिए। 543 सांसद में से आधे सांसद से ज्यादा आपके फेवर में होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होते हैं। संसद के राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर यहाँ पे हमें बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा किसी भी संशोधन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा विशेष बहुमत कुल राज्यों की आधी विधायिका के समर्थन के आधार पर भी होता है। अगर टोटल विधायिका, उस राज्य के टोटल विधायिका में से आधा विधायक ने अगर समर्थन दे दिया है, इस पर भी हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान को संशोधित किया जाता है। हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 2 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, अर्थात जो सांसद होते हैं, जो केंद्र स्तर पर सांसद जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नए स्टेट बना सकते हैं, नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। हमारे देश के जो संसद प्रणाली है वो बहुत शक्तिशाली होती है। ये नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके अंदर कानून बना सकती है, किसी भी कानून को खत्म कर सकती है, किसी कानून को एडिट कर सकती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरा सकती है। सोच लीजिए ना कि पूरा पावर तो संसद में ही है, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, मतलब डायरेक्ट जनता का पावर है इसके साथ। इसीलिए अनुच्छेद 2 में यही कहा गया है कि संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, कानून के आधार पर भारत में उसे स्थापित भी कर सकता है। तो बात हम अनुच्छेद 3 के बारे में कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 3 में देश में राज्यों के गठन की क्रिया का वर्णन किया गया है, कैसे किसी राज्य का निर्माण किया जाएगा, इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 3 में बताया गया है, जो इस प्रकार से। पहला पॉइंट हमारा कहता है किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके आप उसका निर्माण कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। दूसरा है दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, कभी कभी राज्यों को अलग भी कर सकता है और कभी कभी दो राज्यों को आपस में मर्ज भी करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, किसी भी भारत के राज्य को दूसरे राज्य के किसी एक भाग से मिलाकर उसका निर्माण करना, ये अनुच्छेद 3 में संसद की स्वतंत्रता को बताता है कि कैसे वो किसी राज्य का गठन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है कैसे। तो देखिए, भारत में लचीला और कठोर दोनों प्रकार का संविधान है, क्योंकि ये अक्सर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है कैसे। तो कठोर संविधान का ऐसा मतलब है कि ऐसा संविधान है जो देश के अन्य कानूनों पर टिका हुआ है। कठोर कहने का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है, सख्त है, किसी के लिए बदला नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए लोग इसे कठोर कहते हैं। जबकि लचीला नहीं करता है, मतलब लचीला कहने का मतलब है किसी के लिए नहीं बदलता है। एक लचीला संविधान हुआ है जिसमें विधायिका संविधान की सामग्री और सिद्धांतों को साधारण विधायी प्रक्रिया के उपयोग के माध्यम से संशोधित कर देता है। लचीला का यहाँ पे एक और मतलब है कि अगर आपको बिना बहुमत के ही संविधान बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो जब मन होगा लोग तब संविधान को बदल देंगे, एडिट कर देंगे, कुछ जोड़ देंगे, कुछ घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे संविधान को बदलने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब आधा से ज्यादा लोग अगर सपोर्ट करते हैं तभी आप संविधान को बदल सकते हैं। इसीलिए हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपको जब भी संविधान को एडिट करना है, संशोधित करना है, तो आपको
वहां पे विधायकों के बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारण विधायकी प्रक्रिया के उपयोग से आप इसे नहीं बदल सकते हैं। साधारण विधायकी प्रक्रिया का मतलब है 5 विधायक साहब बैठेंगे, कहेंगे ये संविधान ठीक नहीं है, इसको ये बदल के ये कर दो। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके माध्यम से आप संशोधित इसे नहीं कर सकते हैं। संविधान जीवंत दस्तावेज क्यों है? देखिए, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है? पहला पॉइंट है, इसमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अगर जरूरी पड़ता है तो समय पर संविधान में परिवर्तन होता है, संविधान को एडिट किया जाता है, ताकि आम जनता को इससे कोई नुकसान न हो और उनके लिए यह फायदे का काम करे। संविधान के पास खुद का आत्मसम्मान होता है, मतलब कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद और नियमावली दिए गए हैं, इससे संविधान खुद की तो रक्षा करता ही करता है, साथ ही साथ आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का भी सम्मान करता है। क्योंकि सारी चीजें तो बदलाव हो सकती है संविधान में, लेकिन किसी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये भी संविधान के अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये खुद का आत्मसम्मान भी करता है। तीसरा पॉइंट कहता है, इसके पास एक रक्षक होता है जो है न्यायपालिका। अगर आपके पास आपके साथ कोई भी ज्यादती होती है तो एक न्यायपालिका ही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो संविधान से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के परिवर्तन में या किसी भी प्रकार के गलतियों में न्यायपालिका हमेशा खड़ा होता है और वो उसकी रक्षा करता है। महाभियोग लगाकर किनको हटाया जा सकता है? याद रखिएगा, हमेशा जब भी महाभियोग की बात आएगी तो महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति को लगाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जज को लगाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया जा सकता है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि महाभियोग लगाकर सिर्फ राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है। इन सभी पर महाभियोग लगाकर इनके पद से हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस पे महाभियोग लगाएगा कौन? इस पे महाभियोग लगाएंगे सांसद। सांसद के द्वारा ही इन पे महाभियोग लगाकर इनको इनके पद से हटाया जाता है। विवादास्पद संशोधन क्या है? तो देखिए, 38वां जो संशोधन था, 39वां संशोधन और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे हैं। इस पे लेके लोगों का मंशा सही नहीं रहा या फिर लोग इसको सही संशोधन नहीं समझते थे, विवाद से जुड़े हुए संशोधन समझते थे, इसके लिए विवाद काफी हुआ था। 39वां और 42वां संशोधन जो है, इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय संशोधन को किया गया था, जब पूरे विपक्ष को जबरन जेल के काल कोठरी में डाल करके और इंदिरा गांधी अपने मनमानी के हिसाब से ये सारे संशोधन करवाए थे। इसी कारण से इसे हम विवाद के रूप में जुड़ा हुआ देखते हैं, इसलिए इसे हम विवादास्पद संशोधन के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है। 42वें संशोधन में संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया गया था। देखिए, संविधान का जो 42वां संशोधन है उसमें न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगता है। मतलब देश का सबसे स्वतंत्र हमारा पालिका जो न्यायपालिका है, उसके अनुसार 42वें संशोधन में न्यायपालिका की शक्तियों पर भी अंकुश लगा दिया जाता है। 7वीं अनुसूची में 53 अनुच्छेदों में भी परिवर्तन किए गए। तो ये 42वां संशोधन को संशोधन में सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है और इसे सबसे बड़ा संशोधन मानने का ये भी कारण है कि ये सबसे स्वतंत्र पालिका न्यायपालिका को भी अंकुश लगा देता है, इसके शक्ति पर भी रोक लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। तो ये 42वां संशोधन था जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। संविधान की मूल संरचना और उसके विकास के बारे में जान लेते हैं। ये भी वीवीआई रहेगा, या तो 1 नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले। संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी कमिटी या कोई भी सांसद का ग्रुप या कोई भी विधायक का ग्रुप अगर संविधान में संशोधन करता है तो उनकी सीमाएं निर्धारित की गई है कि वो क्या-क्या चीजों के अंदर उसको संशोधित कर सकते हैं। यह संविधान सभी भागों में पूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। संविधान के सभी भागों में पूरे रूप से एडिट करने का अनुमति प्रदान करता है। संविधान और उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन के संबंध में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होगा। देखिए, फंडामेंटल राइट्स या फिर आप मौलिक अधिकार की अगर बात कर ले तो इसके संबंध में अगर कोई
फेरबदल होता है तो उसमें सबसे अंतिम फैसला न्यायपालिका का होगा। जो न्यायपालिका कहेगी वही मानना पड़ेगा। हालांकि ये होना भी चाहिए क्योंकि संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका को जाना जाता है और यही एक ऐसा माध्यम है जिससे मौलिक अधिकार को बचाए रखने में न्यायपालिका आम लोगों का समर्थन करती है। तो ये सारी चीजें संविधान के मूल संरचना और उसके विकास के बारे में था। न्यायपालिका का योगदान क्या है? तो न्यायपालिका को भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। मैंने अभी-अभी आपको बताया कि न्यायपालिका ही है जो भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है, सेनापति के रूप में जाना जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार की परेशानी अगर संविधान के साथ की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है या बदलाव की जाती है, तो वहाँ न्यायपालिका उसकी समीक्षा करता है। देखता है कि क्या यह किया जाने वाला बदलाव सही तरीके से है या आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि नेताजी से तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ज्यादातर नेता तो अनपढ़ ही होते हैं। तो न्यायपालिका इन सब चीजों को समीक्षा करके देखता है कि किया गया परिवर्तन आम जनता के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इसके हिसाब से फिर वो परिवर्तन किया जाता है। इस तरह से आपने देखा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 जिसका नाम था संविधान एक जीवन दस्तावेज। क्लास 11th का यह इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।